जब हम एक एक्टर की बात करते हैं तो एक बहस जो है वो हमेशा होती है कि एक्टर पैदाइशी होता है या फिर वो सीख के एक्टर बनता है। अक्षय कुमार के केस में यही कहूंगा कि वो बॉर्न एक्टर हैं और समय के साथ अपनी कला को इतना पॉलिश किया है कि अब वो परिपक्व हो चुके हैं। 1991 की सौगंध फिल्म से लेकर आज केसरी चैप्टर 2 तक इन्होंने एक्टिंग के हजारों रंगों से हमें एंटरटेन किया है। 90s के दौर में जब उनकी 20 फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई तो अगली फिल्म में ये एक्शन हीरो हेरा फेरी से कॉमेडी जोन में जिस तरीके से एंटर हुआ उसने सबका होश उड़ा दिया। अपनी कॉमिक टाइमिंग से अच्छे अच्छे कॉमेडियंस की छुट्टी कर दी। अब पिछले 6-7 साल में अगेन केसरी 1 के बाद से शायद ही उनकी कोई ऐसी फिल्म रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हो। लोगों ने अनेकों टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, बहुत हुई देशभक्ति फिल्में, अब इससे बाहर आओ। किसी ने कहा साल की 4-4 फिल्में करेगा तो ऐसे ही फिल्में फ्लॉप होती रहेंगी। लक्ष्मी फिल्म, बेल बॉटम, अतरंगी, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, कठपुतली, राम सेतु, खेल खेल में, सरफिरा, स्काई फोर्स, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी सम्राट पृथ्वीराज को छोड़ दिया जाए तो हर फिल्म में उनका 100% देखने को मिल रहा था। एनीवेज, अक्षय कुमार की पिछली कई मूवीज के ट्रेलर रिव्यू में मैं थंबनेल पर अक्सर लिखता रहता था कि अब की बार अक्षय कुमार, अब की बार पक्का अक्षय कुमार, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अक्षय कुमार एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जरूर करेंगे और फाइनली ये फिल्म है जहां से वो वापसी करने वाले हैं। बट पिछली कई फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण लोग जो इन पर इल्जाम लगा रहे थे, इनकी एक्टिंग करियर के खत्म होने की बात कर रहे थे, उनके लिए मैं यही कहूंगा, सॉरी अक्षय कुमार। मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल रहा हूं कि वाकई में केसरी चैप्टर 2 अगेन ये बात क्लियर कर देता है कि वंस ए किंग ऑलवेज ए किंग। फिल्म में एक सीन है जब कोर्ट में अपनी हार होते देख एक अंग्रेज अफसर एक अखबार के टुकड़े को मोड़ तोड़ के फर्श पे फेंक देता है और गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर कैमरा उस मुड़े तुड़े मुरझाए कागज पर जाता है जिस पर लिखा था एम्पायर। फिल्म में वो सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार ये केस हारने वाली थी। ब्रिटिशर्स को ही एम्पायर भी कहा जाता था, यानी वो मुरझाया कागज ये बताता है कि एम्पायर मुरझा चुका है, वो हारने वाला है। आई थिंक इस तरह का स्क्रीन प्ले पिछले कई सालों में किसी सिनेमा में, किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला है। आई मीन व्हाट अ परफेक्ट वे टू शो दैट ब्रिटिशर्स आर इन ट्रबल नाउ। ये केवल एक एग्जाम्पल है सशक्त स्क्रीन प्ले होने का। जलियांवाला बाग वाले सीन्स में जब अंग्रेजों की बंदूकें भीड़ की तरफ तनती है तो एक साइड से जो सारी बंदूकों की ट्रिगर पर जिस तरीके से कैमरा घूमता है वो तूफान से पहले की शांति को दर्शाता है। लगातार गिरती लाशों के नीचे दबे उस बच्चे की आवाज हर गिरती लाश के साथ जिस तरीके से दबती हुई चली जाती है वो बताता है कि इसका स्क्रीन प्ले कितना पावरफुल है। अक्षय कुमार द्वारा अंग्रेजों से सर की उपाधि लिए जाने वाले समय में ही वापस जब सीन उन्हीं लाशों के ढेर के नीचे दबे बच्चे को दिखाती है तो दोनों सीन्स के विपरीत सिचुएशंस को फिल्म दर्शकों को फील कराने का मौका देती है, जहां एक तरफ एक इंडियन को ब्रिटिशर्स सर की उपाधि दे रहे हैं और दूसरी तरफ ठीक इसी समय यही ब्रिटिशर्स भारतीयों की लाशों का अंबार लगा रहे थे। जलियांवाला बाग कांड को इतने सिनेमेटिक वे में प्रेजेंट किया, इतने बिलीवेबल तरीके से प्रेजेंट किया कि कभी रोंगटे खड़े होते हैं तो कभी आंखें नम हो जाती हैं। मुझे पहले लगा कि यार ये फिल्म 18+ के लिए क्यों कर दी है, आखिर ऐसा क्या दिखा देंगे फिल्म में, आखिर ऐसा क्या वायलेंस दिखाएंगे। बट जब फिल्म देखी तो फील हुआ कि डायरेक्टर उस मोमेंट को इस तरीके से क्रिएट करने की फिराक में था कि लोग उस 107 साल पुरानी घटना को आज भी जब देखें तो उनकी रूह कांप जाए। हालांकि ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, बट उस 5-7 मिनट के दृश्य के लिए उन्होंने फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने दिया, तो आप उन सीन्स के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ये कहानी देश के उस वक्त के सबसे बड़े बैरिस्टर शंकर नायर की है, जो उस जलियांवाला बाग की घटना के बाद जगे, वरना उससे पहले वो खुद अंग्रेजों के अधीन उनके फेवर के लिए काम करते थे। बट कब किसका मन बदल जाए ये कौन जानता है। जलियांवाला बाग के बारे में सबको पता है, बट उससे रिलेटेड इस घटना की किसी को जानकारी ना होना थोड़ा अजीब है। आखिर कैसे कभी किसी किताब में इस घटना का जिक्र नहीं हुआ है या स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। एक्टिंग की बात करें तो अब की बार वाकई में अक्षय कुमार ने जबरदस्त कमबैक किया है। मुझे ऐसा लग रहा था अक्षय कुमार की वापसी किसी कॉमेडी फिल्म से ही होगी, बट आई वॉज रॉन्ग। और जब मैं कमबैक की बात करता हूं, ये कहता हूं कि ये फिल्म अच्छी है, तो उसका बॉक्स ऑफिस से लेना देना नहीं होता। इट्स अबाउट होल फिल्म, अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी फिल्म में देते दिखे हैं वो कमाल है।
बल्कि लास्ट वाली स्पीच अक्षय कुमार ने जिस प्रकार से दी है, उनमें जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जो मैच्योरिटी दिख रही थी, जो पावर दिख रहा था, वो फिल्म देखते हुए आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मुझे लगता है भारतीय सिनेमा के बेस्ट लॉयर्स वाले किरदारों में ये किरदार शामिल होना चाहिए। हम भारतीय फिल्मों में गालियों को लेकर भी दो गुटों में बंट जाते हैं कि फिल्म में गाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर फिल्मों में गालियां केवल एंटरटेनमेंट के लिए डाली जाती है ताकि कमजोर सीन को थोड़ा सहारा मिल सके, जबकि उस सीन में वो कैरेक्टर गाली ना देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली बार फील हुआ कि गाली जो है फिल्म की नीड थी, जब अक्षय कुमार कोर्ट में फक यू बोलते हैं। आर माधवन, इनके बारे में क्या ही कहें। इन दिनों वो जिस तरह के किरदार सेलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें वो जिस तरीके से निभा रहे हैं, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। वो चाहे रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हो, शैतान हो या अब केसरी चैप्टर 2, वो कमाल के एक्टर हैं और इस फिल्म में अगेन वो इस बात को प्रूव करते हैं। दलीलें देने का तरीका हो या अपने डायलॉग्स में पॉज या उसे स्लो डाउन करके डिलीवर करना हो, वो सब जानते हैं और यही सब चीजें उन्हें क्लास एक्टर बनाती है। अनन्या पांडे, फाइनली पहली बार उन्हें किसी ने एक्ट्रेस माना और डायरेक्टर ने उन्हें एक्टिंग करने का मौका दिया और उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है। 2-3 जगह तो उनका जवाब नहीं, उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके किरदार के कद को ऊंचा करता है। रेजिना कैसेंड्रा एक नॉर्मल हाउसवाइफ के रोल में दिखी है, फिल्म में उनके लिए कुछ खास काम था नहीं। जनरल डायर के किरदार में साइमन पैसले डे प्रभावित करते हैं। उनके हाव भाव, जेस्चर्स, पोस्चर्स से एक कठोर और निर्दयी अंग्रेज का चरित्र छलकता है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एक्टिंग, क्योंकि साइमन एक दुबले पतले एक्टर हैं, बट सीन में उनका प्रेजेंस उन्हें पावरफुल व्यक्ति के तौर पर दर्शाता है। इनके अलावा अमित सियाल भी अपने किरदार में निराश नहीं करते, वो ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में दिखते रहते हैं और उनका काम भी अच्छा है। प्रगट सिंह का किरदार निभाने वाले क्रिश राव का छोटा रोल भी प्रभावकारी लगता है, बल्कि अक्षय कुमार के साथ बात करने वाले सीन में उनके फेस एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स इतने जेन्युइन लगते हैं कि ये चेहरा आपको फिल्म के लास्ट तक ही याद रह जाएगा। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है, एक एक फ्रेम और फ्रेम में दिख रही हर चीज, वो व्यक्ति हो, बिल्डिंग हो, पेड़ हो, कार हो या लाशें, हर चीज की अपनी एक कहानी प्रतीत होती है। फिल्म का बीजीएम आपको बार बार आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। सीन तो पावरफुल है ही, बट बीजीएम उन्हें और पावरफुल बनाने का काम करता है। फिल्म का डायरेक्शन किया है करण सिंह त्यागी ने और वो इसमें पास होते हैं। उनकी फिल्मी समझ, उनका स्क्रीन प्ले, उनकी सोच, उनका प्रेजेंटेशन सब A1 रहता है। पीरियड ड्रामा फिल्मों में हर आउटडोर दृश्य में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज ना दिख जाए जो आजकल के समय की हो, तो ऐसे में बड़ी सावधानी पूर्वक फिल्म बनानी पड़ती है। अच्छा, फिल्म में अक्षय कुमार एक बात बोलते हैं कि हमारे देश के सैनिक अंग्रेजों के लिए युद्ध में लड़ते हैं। ये लाइन सुन के मुझे केसरी 1 याद आ गई। ऑफकोर्स वो फिल्म एक देशभक्ति फिल्म की तरह पोर्ट्रे की गई थी, बट वहां पे सरदार एक्चुअली अंग्रेजों के लिए उस पोस्ट को बचा रहे थे, राइट ना? ओके, फिल्म के लास्ट में जलियांवाला बाग में जान गंवाने वाले सभी लोगों के नामों को फिल्म में दिखाना एक अच्छा स्टेप था। एटलीस्ट पहली बार ऐसे कुछ नाम का तो पता चला जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई थी। आई एम श्योर आप लोगों को भी उस कांड में जान गंवाने वाले एक भी व्यक्ति का नाम नहीं पता होगा। बाकी नो डाउट ये एक अच्छी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो आपको पूरी फैमिली के साथ देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपके बच्चे 18+ हों। हैव अ नाइस डे।